Hi friends, continuing the chapter number 7, part 1 of that chapter, that system of particles. We had seen what is the system of particles, उसका concept लिया था, फिर center of mass के बारे में idea लिया था, an important point regarding system of particles. Center of mass के बारे में बातें की, center of mass कैसे ढूंढने का, 3 dimension 2 dimension 3 dimension हो तो vector form में, सिंगल 1 dimensional केस में भी देखा था, दोनों मास अगर सेम हो तो भी क्या होगा, 2 पार्टिकल सिस्टम देखा था. सारी बातें सेंटर ऑफ मास की कर ली. अब चलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ऑन अ लार्ज. नाउ इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेट्स फर्स्ट ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है. ओके, नाउ इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं. वी नो दैट से हमें सब कुछ पहले से ही मालूम होता है. वी नो दैट RCM bar is equal to M1 R1 bar plus M2 R2 bar plus so on Mn Rn bar upon M1 plus M2 plus so on Mn. This formula we very well know regarding center of mass. Okay, ये हमें पहले से ही मालूम है. Now इसमें क्या करते हैं, here the denominator on the right side that's M1 plus M2 plus so on Mn, it gives nothing but sum of individual masses of the system, sum of individual masses of the particles of the system, that gives total mass of the system. M बोल देते हैं इसको, कैपिटल M बोल देते हैं, total mass of system. ओके, कैपिटल M बोल देते हैं, यहाँ रख देते हैं, फिर उसको लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं. तो therefore what we get is कैपिटल M RCM bar equal to M1 R1 bar plus M2 R2 bar plus so on Mn Rn bar. Okay, next what we do is differentiating both sides with respect to time. टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डी बाई डी टी कर रहे हैं, पर साथ में ये भी याद रखें अज्यूमिंग M1 M2 एंड सो ऑन Mn, हर एक मास को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं. ओके, अज्यूमिंग ईच मास टू बी कांस्टेंट. अगर इंडिविजुअली कांस्टेंट है तो टोटल भी कांस्टेंट ही रहेगा, यानी टोटल मास ऑफ सिस्टम भी कांस्टेंट रहेगा. डी बाई डी टी करना है, कांस्टेंट्स को तो बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कैपिटल एम बाहर आ गया, डी आर सी एम बार बाई डी टी इज इक्वल टू पहले सम टर्म में राइट साइड पे M1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी आर वन बार बाई डी टी प्लस दूसरे टर्म में M2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी आर टू बार बाई डी टी एंड सो ऑन. Mn कांस्टेंट बाहर आ गया, Trn bar by dt. Now we very well know that dr by dt, time differentiation of position vector, time differentiation of position vector is nothing but velocity. चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, 3 और 4 दोनों में किया. टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर dr by dt is nothing but velocity. अब जिसका पोजीशन उसी की वेलोसिटी, जिसका पोजीशन वेक्टर उसी की वेलोसिटी, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, कैपिटल M डी आर सी एम बार बाई डी टी यानी वी सी एम हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1. सी एम का पोजीशन था तो सी एम की वेलोसिटी आ गई, ये 1 का पोजीशन है 1 की वेलोसिटी, 2 का पोजीशन है 2 की वेलोसिटी एंड सो ऑन. n का पोजीशन है n की वेलोसिटी आ गई. ना हमने ये भी पढ़ा था कि मास ऑफ अ पार्टिकल इनटू इट्स वेलोसिटी, मास ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करें तो वी गेट लीनियर मोमेंटम. चैप्टर नंबर 5 में किया था इससे, लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल. तो राइट साइड पे देखें तो पार्टिकल 1 का मास, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी, तो पार्टिकल 1 का मोमेंटम प्लस पार्टिकल 2 का मास, पार्टिकल 2 की वेलोसिटी, पार्टिकल 2 का मोमेंटम एंड सो ऑन. पार्टिकल n का मास, पार्टिकल n की वेलोसिटी, तो n का मोमेंटम. एंड ये क्या हो गया, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटम. इट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम. सिस्टम के पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मोमेंटम एंड उन सबका वेक्टर सम. तो दिस विल कॉल्ड एज कैपिटल P बोल देते हैं इसको. दैट इज टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ओके, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का टोटल मोमेंटम हो गया. अगर इसे डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे टोटल मोमेंटम को, तो वी कैन डिफाइन टोटल मोमेंटम इन 2 डिफरेंट मैनर्स. एक तो P बार इक्वल टू P1 बार प्लस P2 बार and so on Pn bar. Vector sum of individual moment of the particles
vector sum of individual momentum of the particles is called total linear momentum of the system. The vector sum of individual linear momenta of the particles is called total linear momentum of the system. एक ये हो गया. दूसरा इसका डेफिनेशन कैसा बनेगा? P बार इक्वल टू mvcm बार, कैपिटल M vcm बार. इसके हिसाब से क्या बोलेंगे? Product of total mass of the system and velocity of its center of mass. Product of total mass of the system and velocity of its center of mass is called total momentum of the system. Okay, तो दो डिफरेंट डेफिनेशंस के बन सकते हैं. ये साइड बाय साइड अंदर बीच में आया, इसे साइड में दे दिया. ओके, चलो फर्दर इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं एंड ये जो पी बार वाला इक्वेशन 2 बोल देते हैं. हाँ, पहले व्हाट वी डू इज फर्दर डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी फर्दर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. एक बार कर लिया था, दूसरी बार कर रहे हैं. मास को तो हमने पहले ही कांस्टेंट अज्यूम कर लिया, इसे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट इक्वेशन कैपिटल एम वीसीएम बार, तो कैपिटल एम का कांस्टेंट है बार आ गया, डीवीसीएम बार बाई dt इज इक्वल टू, पहले में मास m1 कांस्टेंट है, dv1 बार बाई dt, प्लस दूसरे में मास m2 कांस्टेंट है, dv2 बार बाई dt एंड सो ऑन mn dvn बार बाई dt. ओके, but we very well know that dv by dt time differentiation of velocity gives acceleration. Time differentiation of velocity gives acceleration. तो ये acceleration बन जाएगा, जिसकी velocity उसी का acceleration, cm की velocity तो cm का acceleration is equal to m1, 1 की velocity तो 1 का acceleration, 2 की velocity 2 का acceleration and so on, n की velocity n का एक्सेलरेशन. एंड हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि मास इनटू एक्सेलरेशन गिव्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. तो ये 1 पे लगने वाला फोर्स F1 बार, फिर 2 पे लगने वाला फोर्स F2 बार एंड सो ऑन, n पे लगने वाला फोर्स Fn बार. एंड ये हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस इज नथिंग बट टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. दिस इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे लगने वाला टोटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया बराबर है F बार इक्वल टू एम ए सी एम बार. फर्दर इक्वेशन नंबर 2 को भी टाइम डिफरेंशिएट करते हैं. इक्वेशन नंबर 2 ने ये वाला है P बार इक्वल टू एम वी सी एम बार. तो डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा? लेफ्ट साइड पे d कैपिटल P बाई डी टी इज एम तो कॉन्स्टेंट बार आ गया, राइट साइड पे dvcm बार बाई dt. तो ये हो गया एक और फॉर्मूला. अब thus what we finally get is m dvcm बार बाई dt is equal to capital M acm bar, and this is nothing but force F bar, and which is nothing but force F bar is m dvcm by dt and that is dp by dt. तो ये dp by dt लिख दिया हमने. जो भी फॉर्मूला सारे ऑब्टेन किया टोटल फोर्स के, ये है, ये हो गया टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला. F इज इक्वल टू macm बार m dvcm बार बाई dt dp by dt. ओके, तो ये हो गया ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला फॉर फोर्स. जस्ट गो थ्रू दैट. फिर कुछ पॉइंट्स इसके बारे में बात करनी है, कुछ पॉइंट्स के बारे में. अब यहाँ पे पहले तो हमें 3 फॉर्मूला मिल रहे हैं सेंटर ऑफ मास के लिए. सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड 3 फॉर्मूला मिल रहे हैं. एक तो उसका पोजीशन सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, फिर दूसरा उसकी वेलोसिटी का. ये फॉर्मूला पकड़ लेते हैं. कैपिटल एम को नीचे ट्रांसफर कर दो राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस mn. तो इक्वेशन बन जाएगा vcm बार इक्वल टू m1 v1 बार प्लस m2 v2 प्लस mn vn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. vcm का फॉर्मूला सिमिलर आ जाएगा, r की जगह v लिखा है ऐसे ही लिखेगा. एंड तीसरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास acm बार इज m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार प्लस mn mn बार. ये m को नीचे डिवाइड बाय कर देते हैं तो m1 प्लस m2 प्लस mn हो जाएगा. एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ जाएगा. यानी 3 फॉर्मूला हो गया, rcm बार, vcm बार और acm बार. 3 फॉर्मूला में मिलेगा.
सम न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये खास। फर्दर एक और बात, यहाँ पे जो हमने ऑब्टेन किया वो टोटल फोर्स का फॉर्मूला है, इसको हमें और भी डिटेल में लेना है। जस्ट गो थ्रू दिस, देन विल स्विच ओवर टू फर्दर ड्रिलिंग ऑफ दिस फाइनल इक्वेशन। ओके, so friends, what we obtained is this is the formula m dv cm bar by dt equal to ma cm bar equal to f bar equal to dp by dt। ये फॉर्मूला हमें मिला, बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये फोर्स एफ बार क्या है, तो दिस एफ बार इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अब सिस्टम पे कितने फोर्स लग सकते हैं, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस एफ बार। एफ बार के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज नथिंग बट टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, इट इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम। सिस्टम पे लगने वाला टोटल फोर्स का फॉर्मूला है। चलो सपोज करते हैं कोई एक सिस्टम, लेट्स सपोज अ सिस्टम मेड ऑफ टू पार्टिकल्स, पार्टिकल 1 and पार्टिकल 2। सपोज द सिस्टम इज मेड ऑफ टू पार्टिकल्स 1 and 2। अब इनके बीच में, तो फिर इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स टू फोर्सेस एक्ट। कौन से, तो पहला इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स कौन से, 1 को 2 ने अट्रैक्ट किया, 1 इज अट्रैक्टेड बाय 2, यानी फोर्स ऑन 1 by 2 बोलेंगे। एक तो फोर्स ऑन 1 by 2 और दूसरा 2 को 1 ने अट्रैक्ट किया, फोर्स ऑन 2 by 1। म्यूचुअल इंटरेक्शन वाले फोर्सेस। ओके, द फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन, 1 को 2 ने अट्रैक्ट किया, 2 को 1 ने अट्रैक्ट किया, तो दैट इज F12 बार एंड F21 बार। दीज आर द टू फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस, अंदर अंदर के जगह। फिर सेकेंड टाइप ऑफ फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस यानी क्या, द फोर्स विच आर एक्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड। सपोज 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है F1 बार, 2 पे फोर्स लग रहा है F2 बार, तो लेट्स से F1 बार, F1 एक्सटर्नल एंड F2 एक्सटर्नल बोला जाता है इसको। ये F1 एक्सटर्नल, F2 एक्सटर्नल। ओके, अब ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स, ये हो गए। अब इन सारों का रिजल्टेंट लेना है, तो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास इज द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ दिस एंटायर सिस्टम। सेंटर ऑफ मास इज रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ दिस एंटायर सिस्टम। तो ये चारों चार फोर्स सेंटर ऑफ मास को बना के देखने का। अब यहाँ पे अगर इन चारों फोर्स को बनाऊंगा तो फिगर में कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास को बताते हैं, स्पेशली अलग से बता देते हैं। ये सेंटर ऑफ मास है, इस पे लगने वाला फोर्स F12 बार, ये हो गया। इस पे लगने वाला फोर्स F21 बार, ये हो गया। इस पे लगने वाला फोर्स F1 एक्सटर्नल, ये हो गया। इस पे लगने वाला फोर्स F2 एक्सटर्नल, ये हो गया। फोर्सेस नो डाउट आर एक्टिंग ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स, बट एज सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट्स द एंटायर सिस्टम, तो ये फोर्सेस को हम लोग सेंटर ऑफ मास पे लग रहे हैं ऐसा लेते हैं। अब एक और बात यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल एंड ऑपोजिट है, F12 बार एंड F21 बार आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड फर्दर देखो तो दे आर एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, तो दे कैंसिल ईच अदर, देयरफॉर कैंसिल ईच अदर। कॉमन पॉइंट है तीसरा, दे आर एक्टिंग ऑन अ कॉमन पॉइंट, देयरफॉर दे कैंसिल ईच अदर। यानी इंटरनल तो कैंसिल हो गए, तो बचे बस एक्सटर्नल ओनली। यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे लगने वाले टोटल फोर्स में इंटरनल फोर्स का टोटल भी है और एक्सटर्नल फोर्स का टोटल भी है। पर इंटरनल फोर्स तो टोटल कैंसिल हो जाता है, तो बचा के एक्सटर्नल फोर्स ओनली। Therefore, we can say that total force acting on a system is nothing but resultant of external forces only. Total force acting on a system is resultant of external force only. तो ये अलग से 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। Prove that total force acting on a system is resultant of external force only. This is how you do it. बराबर, thus total forces resultant, total force acting on a system is resultant of external forces only. Okay, तो ये हो गया। Now, इसी बात को यहाँ पे अगर यूज करें तो ये F बार क्या है, इट्स रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ओनली, सिस्टम पे लगने वाला रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इस फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखें तो कुछ जाना पहचाना बनता है, F बार इक्वल डी पी बाई डी टी, बिल्कुल जाना पहचाना है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिया था हमने, F बार इक्वल टू डी पी बार बाई डी टी।
सिंगल पार्टिकल के लिए चैप्टर नंबर 5 में। अब यहाँ पे क्या है, ये F क्या था, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, P लीनियर मोमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब मोमेंट ऑफ द सिस्टम, फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सेम फॉर्मूला। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज दिस इक्वेशन नथिंग बट न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड नथिंग बट न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टेटमेंट क्या आएगा इसका, फर्स्ट ओ चैप्टर 5 में दिया था सिंगल पार्टिकल के लिए, सेम टू सेम खाली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आएगा। यानी क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, इज इक्वल टू रिजल्टेंट। पार्टिकल के केस में इंटरनल फोर्स तो था ही नहीं, तो जो था वो रिजल्टेंट फोर्स एक्सटर्नल ओनली, एंड यहाँ पे भी प्रूव हो गया कि एक्सटर्नल है, तो एग्जैक्टली सेम फॉर्म स्टेटमेंट हो गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम is equal to resultant external force acting on the system, and this changing momentum is in direction of force, and this changing momentum is in direction of force. So you can say that Newton's second law is applicable for system of particles also. चैप्टर 5 में हमने जो देखा था न्यूटन सेकंड लॉ सिंगल पार्टिकल के लिए था। चैप्टर 7 में ये फर्स्ट पार्ट में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से डील कर रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के केस में भी न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाइज इक्वली। वर्डिंग में चेंज आया कि सिंगल पार्टिकल के लिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिंगल पार्टिकल के लिए सिस्टम के बदले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यानी स्टेटमेंट फिर से एक बार, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, इज इक्वल टू रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। क्लियर। दूसरी बात, ये इक्वेशन ध्यान से देखो, F बार इक्वल टू ma cm बार, ये इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है, वी नो दैट फोर्स का फॉर्मूला इज F इक्वल टू ma, फोर्स इज गिवन एज F इक्वल टू ma। यहाँ पे F क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, m मास ऑफ पार्टिकल, a एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये हमने चैप्टर नंबर 5 में लिया था फॉर्मूला। फोर्स ऑन द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। उसके लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें तो F बार इक्वल टू ma cm बार, यहाँ पे फोर्स ऑन द पार्टिकल, फोर्स ऑन द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, नहीं एक्सेलरेशन ऑफ खाली सेंटर ऑफ मास। पूरे सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स दिया, पूरे सिस्टम पे लगने वाला पूरे सिस्टम का मास दिया, पर एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का नहीं लिया, खाली सेंटर ऑफ मास का ही लिया। पार्शियलिटी बोल सकते हैं इसको कि पूरे सिस्टम को निग्लेक्ट करते हुए खाली सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिया है। तो व्हाट डज इट प्रूव, कि इट अपीयर्स एज इफ द एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड ऑन सेंटर ऑफ मास। ऐसा लगता है जैसे पूरा मास का ही नहीं, खाली सेंटर ऑफ मास पे, तो उसका एक्सेलरेशन ले लो, टोटल मास ले लो, बात खत्म हो गई। मींस सेंटर ऑफ मास इज गेटिंग एन इंपॉर्टेंस, पूरे सिस्टम को खाली सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेना है। तो व्हाट डज दिस इक्वेशन प्रूव, ये इक्वेशन क्या प्रूव करता है, द सिस्टम मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, द सिस्टम मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एज इफ एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास, एज इफ इट्स एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड ऑन सेंटर ऑफ मास। यानी ये रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है एंड पूरा मास वहीं पे ही ऐसा करके सिस्टम मूव कर रहा है। क्लियर। याद है हमने क्या लिया था, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन नहीं, फॉर्मल डेफिनेशन नहीं, कॉन्सेप्ट। इट इज अ पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, एंड उसका ये प्रूफ आ गया। ये आपको एक और जगह मिला था आगे, जब डेफिनेशन लिया था टोटल मोमेंटम का, mv cm बार। अब मोमेंटम क्या लिखते हैं, p इज इक्वल टू mv, मास ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नथिंग बट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मास, पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का मोमेंटम, सिस्टम का मास, सिस्टम का मोमेंटम, पर वेलोसिटी खाली सेंटर ऑफ मास का, सिस्टम का नहीं। यानी हियर अगेन इट प्रूव्स दैट द टोटल मोमेंटम इज कंसीडर्ड सच दैट द एंटायर मास इज एट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की स्पीड ले ली, काम खत्म हो गया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ले ली, काम खत्म हो गया। लगता है जैसे सारा मास वहीं पे है। यानी ये दो इक्वेशन प्रूव करते हैं कि the system moves under the influence of external force, the system moves under the influence of external force as if entire mass is concentrated at center of mass. Clear? तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। ओके, गॉट इट। अब एक और पॉइंट लेते हैं यहां पे, हमने यहां पे ऑब्टेन किया न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑब्टेन किया, बराबर है। कैसे आया, यहां पे हमको प्रूव करना पड़ा कि ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ओनली है, एंड उसके लिए हमने क्या किया, न्यूटन थर्ड लॉ का हेल्प किया। यानी न्यूटन सेकंड लॉ इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैन बी ऑब्टेन ओनली यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ। विदाउट यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ यू विल नॉट बी एबल टू गेट न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।
यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर न्यूटन सेकंड लॉ चाहिए तो न्यूटन थर्ड लॉ का यूज करना ही पड़ेगा। इंटरनल फोर्स कैंसिल होंगे, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो ही न्यूटन सेकंड लॉ आएगा इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जबकि सिंगल पार्टिकल की बात की थी चैप्टर नंबर 3 में, तब while defining second law we didn't make use of any other Newton's law, न फर्स्ट न थर्ड, न्यूटन सेकंड लॉ वाज इंडिपेंडेंट देयर, बराबर है। तो सिंगल पार्टिकल के लिए न्यूटन सेकंड लॉ डज नॉट रिक्वायर एनी अदर लॉ, बट फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स न्यूटन सेकंड लॉ रिक्वायर्स न्यूटन थर्ड लॉ, and it is dependent on Newton's third law. It's called mutual dependence of the Newton's laws. It is mutual dependence of Newton's laws in case of system of particles. Okay, ये भी concept यहाँ पे बनता है, क्लियर। तो ये हो गया पूरी बात कहानी रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। निकलने से पहले, इसमें से निकलने से पहले 3 फॉर्मूला फिर से याद करा देता हूँ जो मैंने आगे बताया था, फिर से एक बार लिख के बता देता हूँ। ये 3 फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल्स में खास कराएंगे। सेंटर ऑफ मास के बारे में 3 फॉर्मूला है। एक तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM बार इज m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार एंड सो ऑन, एन पार्टिकल्स आता है mn rn बार अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn। सेम टू सेम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला VCM बार इज m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार एंड सो ऑन mn vn बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन and same to same formula acceleration of center of mass के लिए भी, acceleration of center of mass is given as m1 a1 bar plus m2 a2 bar plus so on mn an bar upon m1 plus m2 and so on mn। ये तीनों फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास के लिए, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। फर्क अगर तीनों को कंपेयर करें इसलिए एक साथ लिखा क्या, ताकि आप लोग कंपेरिजन समझ सके एंड यू कैन इजीली रिमेंबर देम। मर्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली। आर पूछा है तो आर आर आर, वी पूछा हो तो उसकी जगह वी, बाकी फॉर्मूला सेम है। एक्सेलरेशन पूछा तो ये आएगा यहाँ पर। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग कंप्लीट टॉपिक ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। गो थ्रू दिस एंटायर थिंग, देन विल मूव ऑन टू a very important topic of system of particles, that is law of conservation of momentum। आप बोलोगे ये तो सुना हुआ है नाम 5th चैप्टर में, हाँ उसे, वो हमने लिया था सिंगल पार्टिकल के लिए, अब लेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। ये टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछने के चांसेस फुल टू फुल है। अब यहाँ पे व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप चमके होंगे कि ये लीनियर वर्ड कहाँ से है, मोमेंटम तो समझे चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो लीनियर वर्ड क्यों आया। होप यू रिमेंबर दैट बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इन बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, रोटेशन मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। इस चैप्टर हम लोग रोटेशन मोशन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, बात हुई थी आगे रोटेशन मोशन को। पहले हमने लीनियर मोशन पढ़ लिया है ना। रोटेशनल मोशन में भी एक मोमेंटम आएगा, रोटेशन मोशन में भी एक मोमेंटम आएगा, तो दो मोमेंटम हो गए फिर, एक लीनियर मोशन का मोमेंटम, एक रोटेशनल मोशन का मोमेंटम। तो हाउ टू डिफरेंशिएट द टू। तो लीनियर मोशन में जो मोमेंटम आता है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोशन के केस में जो मोमेंटम आता है लीनियर मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी। सेम टू सेम रोटेशन मोशन में जो भी उसका काउंटर पार्ट आएगा दैट विल बी कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। वहां पे हम उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, पर इसी चैप्टर में दो मोमेंटम एक साथ आ गए, लीनियर मोशन वाला भी, रोटेशन मोशन वाला भी। इसलिए नाउ वी आर स्पेसिफाइंग विद मोमेंटम एज लीनियर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि लीनियर मोशन के केस में हम जो बातें कर रहे हैं लीनियर मोशन की चल रही है, रोटेशन मोशन था जो बाकी है चैप्टर का, चैप्टर में रोटेशन मोशन था जो शुरू नहीं किया है। तो अभी जो मोमेंटम आ रहा है वो लीनियर मोमेंटम है। यानी चैप्टर 5 में जो पढ़ा था, चैप्टर 6 में यूज किया था, चैप्टर 7 के फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं वो, दैट आर ऑल मोमेंटम कंसर्न विद लीनियर मोशन, देयरफॉर वी कॉल इट लीनियर मोमेंटम। ये वही है, पर इसलिए द वर्ड। बाकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट। शुरुआत करते हैं, वी नो दैट, हमें सब कुछ पहले से ही मालूम होता है। तुम बोलोगे क्या बात है, जो तो पढ़ाई शुरू नहीं की ना, टॉपिक तो शुरू करें ना, पहले से होता वी नो दैट। हाँ, वी नो दैट फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अभी समझ जाएंगे मैं जो बोल रहा हूँ, mvdcm bar by dt is equal to macm bar, sorry, is equal to macm bar is equal to f bar
इज इक्वल टू dp by dt। p कैपिटल, खास ध्यान रखे, कैपिटल P फॉर सिस्टम पार्टिकल, छोटा p फॉर सिंगल पार्टिकल, ये खास ध्यान रखना। कैपिटल P फॉर सिस्टम पार्टिकल, छोटा p फॉर सिंगल पार्टिकल। तो ये बात जो करें सिस्टम पार्टिकल्स की करें, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ले लिया है, इसलिए अब तो गलत नहीं है, वी नो दैट, हमें मालूम ही है। अब इस इक्वेशन में व्हेन f बार इज 0, अगर f बार 0 है तो dp by dt विल बी 0। एंड डिफरेंशिएशन कब 0 होता है? जब क्वांटिटी कांस्टेंट हो। डिफरेंशियल बी 0 ओनली व्हेन द फंक्शन इज कांस्टेंट, तो p बार इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ओके, तो व्हाट वी कैन से दैट, आप इसी को वर्डिंग में पढ़ लेते हैं। व्हेन रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल 0, व्हेन रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल 0, द टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। स्टेटमेंट बन गया, लॉ ऑफ मोशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। व्हेन रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट इज 0, द टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यही चीज हमने चैप्टर 5 में भी देखी थी, पर वहां सिंगल पार्टिकल की बात थी। When force acting on system on particle is 0, the total moment of the particle remains constant। टोटल तो वर्ड था ही नहीं, क्योंकि अकेला पार्टिकल था। यहाँ पे मोर देन वन पार्टिकल्स रहेंगे, इससे टोटल और रिजल्टेंट वर्ड यूज करेंगे। When resultant external force acting on system of particle 0, total moment of the system remains constant। Okay, that's the statement। Clear? अब इस स्टेटमेंट पर से कुछ पॉइंट्स फॉलो अप करते हैं। कैसे? तो पहला, टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट, मतलब क्या हो गया? बाय डेफिनेशन P1 प्लस P2 प्लस so on Pn बार इज कांस्टेंट। ओके, टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट मतलब क्या हो गया? एज पर द इक्वेशन, एज पर द स्टेटमेंट, टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटम इज कांस्टेंट। अब टोटल को कांस्टेंट रहने के लिए हर एक को इंडिविजुअली कांस्टेंट रहना पड़ेगा। फॉर द टोटल टू रिमेन कांस्टेंट, इंडिविजुअली ईच वन हैज टू बी कांस्टेंट। इंडिविजुअली ईच वन हैज टू बी कांस्टेंट, दे कैन नॉट चेंज। नहीं, ये बात तो गलत है। कैसे? चलो एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, 1 + 2 + 3 + 4 इज 10। ये 4 नंबर का टोटल 10 होता है। अब टोटल को कांस्टेंट रहने के लिए कंपलसरी है कि 1 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, यानी इसी कॉम्बिनेशन के लिए 10 पॉसिबल है, बाकी है ही नहीं। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 का ही टोटल 10 होता है, बाकी कोई और कॉम्बिनेशन का 10 नहीं हो सकता। सही बात है? नहीं, यू कैन हैव 2 + 3 + 2 + 3, ये भी तो 10 हो गया। यू कैन हैव 1 + 1 + 4 + 4, ये भी तो 10 हो गया। यू कैन हैव 1 + 3 + 5 + 2, ये भी 10 हो गया। नहीं, ये ज्यादा हो गया थोड़ा। हाँ, लेट्स से 5 2 2, ये भी 10 हो गया। यानी यू कैन हैव मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर द सेम टोटल। तो टोटल को कांस्टेंट रहने के लिए जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअली इट शुड बी कांस्टेंट। इंडिविजुअली इट शुड बी कांस्टेंट तो जरूरी नहीं है, टोटल तो कांस्टेंट रह सकता है। 1 कैन बिकम 2 यानी +1 हो गया, 2 कैन बिकम 3 +1 हो गया, 3 कैन बिकम 2 -1 हुआ, 4 कैन बिकम 3 -1 हो गया, टोटल तो 10 ही है। नोट वर्दी क्या है कि जो चेंजेस किए ना, इसका टोटल देखो कितना आ रहा है, 0। चलो ये वाले को कैसे थे? 1 to 1 नो चेंज, 2 to 1 -1, 3 से 4 +1, 4 से 4 नो चेंज, टोटल कितना हुआ? 0। यानी इंडिविजुअली दे कैन चेंज, इंडिविजुअली द वैल्यूज कैन चेंज। फॉर टोटल टू रिमेन कांस्टेंट, इंडिविजुअली द मोमेंटा कैन चेंज, but the change in momentum, first may change delta P1, second may change delta P2 and so on, nth may change delta Pn bar। delta stands for change, तो change in P1, change in P2 plus change in Pn। change in constant होता ही नहीं है, constant कभी change नहीं होता, इसके 0, change in constant is 0, तो that changes should be, changes का total should be 0। यानी कि total moment, for total momentum to remain constant, it is not necessary that individual momentum should remain constant। टोटल मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रखने के लिए जरूरी नहीं है कि एवरी पार्टिकल हैज कांस्टेंट मोमेंटम, एवरी पार्टिकल शुड हैव कांस्टेंट मोमेंटम। द इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स कैन चेंज, बट द चेंजेस शुड बी सच दैट द वेक्टर सम ऑफ चेंज शुड कम आउट टू बी 0। चेंज हो सकता है इंडिविजुअल, पर चेंजेस कैसे होंगे? इनका वेक्टर सम 0 होना चाहिए, चेंजेस का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। क्लियर अबाउट दिस? ये एक पॉइंट आ गया इसके ऊपर से। यानी
For total momentum to remain constant for a system, it is not necessary that individual momentum should remain constant. Individually, the momentum of the particles can change, but the changes should be such that the vector sum of the change should be 0. The vector sum of the change should be 0. दूसरी बात यहाँ पे क्या F bar is 0. F bar 0 लिया ना, मतलब MACM bar is 0. फोर्स का फॉर्मूला है ना, F bar का MACM bar. Now, therefore ACM bar is 0. ऐसा क्यों? Because mass cannot be 0. सिस्टम का टोटल मास 0 हो नहीं सकता. अगर सिस्टम का टोटल मास 0 है तो पार्टिकल्स ही नहीं है, तो सिस्टम ही नहीं है, तो फिर क्या खाली खाली पढ़ने का चैप्टर. तो मास तो 0 हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन को 0 होना पड़ेगा ना. एक्सेलरेशन कब 0 होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो. तो VCM बार इज कांस्टेंट. बराबर है, VCM बार इज कांस्टेंट. मतलब क्या हो गया? When resultant force acting on the system of particles 0, when resultant external force acting on the system of particles 0, the center of mass continues to move with constant velocity. Center of mass continues to move with constant velocity. यानी when no external force acting, no तो नहीं बोलेंगे. हाँ, इसमें दो केस हो सकते हैं, या फोर्स ना लगे या फिर फोर्स लगे पर उनका रिजल्टेंट 0. This can have two cases. F bar is 0 का दो केस हो सकते हैं. एक तो या तो फोर्स ना लगे, no force acting, या फिर the resultant of acting forces is 0. तो भी नेट 0 हो गया ना, नेट फोर्स जैसा ही हो गया. चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया था वैसे ही, सेम टू सेम यहाँ पे भी. पर बात होगी सेंटर ऑफ मास की. सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूस विद द सेम स्पीड वेलोसिटी. यानी अगर सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है यानी उसकी वेलोसिटी 0 है तो 0 ही रहेगी. अगर सेंटर ऑफ मास मूविंग विद सम वेलोसिटी कंटिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी. ओके, कब रिजल्टेंट फोर्स इज 0. अब ये वर्डिंग जरा ध्यान से समझो. तो व्हेन रिजल्टेंट फोर्स 0, नेट फोर्स इज 0, the center of mass continues to move with the same speed. स्टेशनरी तो स्टेशनरी रहेगा, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा, एट रेस्ट तो एट रेस्ट, एंड इफ इट इज मूविंग विद सम कांस्टेंट स्पीड कंटिन्यूज विद द सेम स्पीड. व्हेन नो फोर्स एक्टिंग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो गया. बराबर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो गया. तो इनडायरेक्टली इनर्शिया बता रहे तो कि जब रिजल्टेंट फोर्स ना लग रहा हो तो सेंटर ऑफ मास रिमेन्स मूव्स विद सेम वेलोसिटी. स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी, मूविंग बॉडी कंटिन्यूज टू मूव विद सेम स्पीड इन एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स. स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इन केस ऑफ पार्टिकल. अब यहाँ पे देखो, थर्ड लॉ का यूज करके सेकंड लॉ लिया. सेकंड लॉ पर से लॉ ऑफ मोमेंटम आया, लॉ ऑफ मोमेंटम से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आया. क्या कहाँ घुमा रहे हैं. यानी इन फिजिक्स एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. बस आपको कनेक्शंस ध्यान में रखने हैं, कहाँ से कहाँ है, ऑल इंटरकनेक्टेड है. चलो फिर इसके बाद आगे चलते हैं. एक और पॉइंट, दिस लॉ इज अ वेरी फंडामेंटल, दिस लॉ इज अ फंडामेंटल and universal law. ये law of मोमेंटम is a fundamental universal law. Fundamental in the sense basic law है, मतलब using this law we can solve many problems of physics. Many problems of physics can be solved using this law, and we can obtain many different laws also based on this. यानी this is such a basic law कि using this we can get many laws, we can solve many problems of physics. Universal means एप्लीकेबल एवरीवेयर. छोटे में छोटा पार्टिकल एटम के से लेके बड़े में बड़ा, छोटे में छोटा सिस्टम एटम से लेके बड़े में बड़े सिस्टम सोलर सिस्टम तक, एंड इवन इन दिस यूनिवर्स दिस लॉ इज एप्लीकेबल. यानी लॉ इतना जोरदार है ये लॉ ऑफ मोमेंटम. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सिस्टम्स, वेरी बिग और स्मॉल, वेरी वेरी माइन्यूट और वेरी लार्ज, एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल. ओके, ये हो गया लॉ ऑफ मोमेंटम के बारे में. एक्सप्लेनेशन पूछा, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मोमेंटम, तो स्टेटमेंट आएगा. ये फॉर्मूला देके स्टेटमेंट लाना है, एंड फिर 1, 2 और 3 पॉइंट डिस्कस करने. टोटल 4 पॉइंट हो गए. 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया. स्टेटमेंट प्लस डिस्कशन के 3 पॉइंट्स. बराबर है. अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो साथ में एग्जाम्पल भी डिस्कस करना है. तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. हमने चैप्टर नंबर 5 में लॉ ऑफ मोमेंटम लिया था. तब हमने क्या किया, बंदूक से गोली चलाई थी. गोली आगे गई, बंदूक पीछे. रिकॉइलिंग ऑफ द गन वाज एक्सप्लेन्ड यूजिंग लॉ ऑफ मोमेंटम देयर. ओके, अब क्या करेंगे, बॉम्ब फोड़ेंगे, क्योंकि सिस्टम बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, तो बॉम्ब फोड़ते हैं. तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, अब बॉम्ब, केमिकल बॉम्ब लाइज स्टेशनरी, केमिकल बॉम्ब इज लाइंग स्टेशनरी एंड इट सडनली एक्सप्लोड्स. केमिकल बॉम्ब लाइंग स्टेशनरी सडनली एक्सप्लोड्स, सडनली एक्सप्लोड हो रहा है. तो सिचुएशन क्या होगा, तो पहले बिफोर एक्सप्लोजन बॉम्ब फुल टू स्टेशनरी है, एकदम आराम से पड़ा हुआ है, तो टोटल मोमेंटम इनिशियली इज 0.
entire bomb is stationary, तो total momentum is 0. After explosion what will happen? After explosion, अब यहाँ पे suddenly explode मतलब क्या हुआ? कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे उससे पहले इट एक्सप्लोड्स. इंटरनल ट्रिगर होता है ना बॉम्ब में, तो इंटरनल ट्रिगर होता है. ऐसा तो नहीं बॉम्ब को लात मारते हैं फोड़ दिया, घूसा मार के फोड़ दिया, ऐसा थोड़ी होता है. वी डोंट गिव एनी एक्सटर्नल फोर्स. स्टेशन बॉम्ब नहीं है सडनली एक्सप्लोड्स, तो इंटरनल फोर्स है वहां तो रिजल्टेंट जीरो होता है. अब ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो क्या होगा सिचुएशन? एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, therefore total momentum is constant by the statement. Therefore total momentum initially equal to total momentum finally. यानी after explosion total momentum remains zero. यानी कि vector sum of individual particle momentum of the particles will remain zero. यानी हर एक टोटल मोमेंटम जीरो होता है, हर एक पार्टिकल भी स्टेडी रहेगा, विल नॉट मूव. यानी बॉम्ब फूटने के बाद भी एक भी पार्टिकल नहीं हिलेगा. After the bomb explodes, as no external force is there, as there was no external force, none of the particle will move. बराबर है ऐसा? नहीं ऐसा थोड़ी होगा सर. बॉम्ब फूटेगा तो पार्टिकल चारों तरफ जाएंगे ना, चारों तरफ जाएंगे ना. यानी क्या होगा सिचुएशन? एक पार्टिकल यूं जाएगा तो दूसरा पार्टिकल यूं जाएगा. एक अगर यूं गया तो दूसरा यूं जाएगा. एक अगर यूं जाएगा तो किसी और को यूं जाना पड़ेगा. कोई एक यूं जाएगा तो किसी और को यूं जाना पड़ेगा. एंड सो ऑन. वी फाइंड दैट the particles will fly off in different directions such that their total momentum comes out to be zero. Individually momenta can change, but their changes का total sum should be zero. इससे अगर एक पार्टिकल यूं गया बॉम्ब का तो दूसरे को यूं जाना ही पड़ेगा. एक अगर यूं गया तो दूसरे को यूं जाना ही पड़ेगा. यानी कि एक अगर नॉर्थ में गया तो दूसरे को साउथ में जाना ही पड़ेगा. एक अगर ईस्ट में गया तो दूसरे को वेस्ट में जाना ही पड़ेगा. यानी after explosion the particles will fly off in different direction. wording समझ लो. after explosions the particles will fly off in different direction with different velocities such that their total sum comes out to be zero. इसलिए जब स्टेशनरी बॉम्ब फूटता है तो उसके टुकड़े चारों तरफ जाते हैं. the pieces move in all direction. ग्राउंड में भी खड्डा कर देते हैं. आप बोलेगे सर हमने तो ऐसा कोई बॉम्ब फोड़ के देखा नहीं. ले बॉम्ब नहीं फोड़ा. दिवाली में 555 तो फोड़ा था कि नहीं? लक्ष्मी बम तो फोड़ा था कि नहीं? मूवी नहीं, लक्ष्मी बम तो फोड़ा था कि नहीं? तो जब बम हम जमीन पर रखते हैं एंड फोड़ते हैं तो देखा हो नीचे अगर रेती या मिट्टी है तो यू फाइंड इट देयर विल बी लिटिल बिट स्मॉल, पिट जैसा हो जाएगा, एक गड्ढा हो जाएगा छोटा. क्यों? बिकॉज द इंपैक्ट ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आल्सो. क्लियर? यानी कि आफ्टर एक्सप्लोजन यानी स्टेशनरी बम व्हेन इट एक्सप्लोड्स द पार्टिकल्स फ्लाई ऑफ इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शन. 555 का बम इज द बेस्ट एग्जांपल. दिवाली में जो बम फोड़ते हैं वो बम फोड़ो, बम फोड़ने से पहले देखो सिचुएशन उसका, फूटने के बाद देखोगे तो चारों तरफ उसके कागज बिखरे होंगे, चारों तरफ बिखरे होंगे. सच दैट अगर कागज पतला, जो टुकड़ा पतला होगा या कम मास वाला होगा तो दूर गया होगा, ज्यादा मास वाला होगा तो नजदीक में पड़ा होगा, पर ऐसे फैले होंगे कि टोटल मोमेंटम जीरो है. एक और बात, फूटने से पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ था? तो पूरी बॉडी स्टेशनरी थी, सेंटर ऑफ मास भी स्टेशनरी था, तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इज जीरो बिफोर एक्सप्लोजन. आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा? सेंटर ऑफ मास विल स्टिल रिमेन, वेलोसिटी विल स्टिल रिमेन जीरो. यानी कि सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा, बाद में भी स्टेशनरी रहेगा, वहीं के वहीं, क्योंकि लॉ बोलता है कि VCM बार रिमेन्स कांस्टेंट. पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो ही रहेगा. तो सर बॉम्ब फूटा तो सेंटर ऑफ मास उड़ के नहीं चलेगा, दूसरे का उछल के गिरेगा दूसरे का? नहीं. आफ्टर द बॉम्ब एक्सप्लोड्स द पार्टिकल्स विल fly off in different direction in such a way that their resultant center of mass position comes at the same place. RCM बार तो वही पे ही रहेगा, यानी मूवमेंट हुआ ही नहीं है. क्लियर? ये खास देखने को मिलेगा केस ऑफ अ स्टेशनरी बॉम्ब. एंड अगर मान लो बॉम्ब मूव कर रहा है तो बॉम्ब मूव कर रहा है, ऐसा कैसे होता है? अरे वो मिसाइल छोड़ा है और बीच में मिसाइल फूटता है, बराबर है? या फिर किसी बॉम्ब को अपने उछाल के फेंका है, करना नहीं चाहिए. दिस एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी डन. ये तो खाली आइडिया ले रहे हैं कि अगर 555 को जला के यूं फेंका हो एंड हवा में एक्सप्लोड होता है तो सिचुएशन क्या होगा? बॉम्ब यहां से गया, यूं जा रहा है एंड यहां पे सपोज एक्सप्लोड हुआ, तो व्हेन इट एक्सप्लोड्स एट दैट टाइम द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज दिस वन. तो पार्टिकल्स विल बी फॉर्म, फ्रैगमेंट्स विल बी फॉर्म्ड इन सच अ वे दैट देयर रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास विल बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. वो तो ऐसे ही रहेगा, यानी पार्टिकल्स थोड़े बहुत यूं आगे की तरफ ही आएंगे. लेकिन जब मूविंग बॉम्ब फूटता है तो पार्टिकल आगे ही जाते हैं. तो मैं लगा सर यार ये तो विजुअलाइज नहीं हो रहा है. कोई बात नहीं, ऐसा एग्जांपल देता हूँ, इमीडिएटली विजुअलाइज हो जाएगा. दिवाली में आ जाते हैं वापस बॉम्ब फोड़ने, तो दिवाली तो बेस्ट है, रॉकेट जलाते हैं. अब रॉकेट की बात करें तो कुछ ऐसा है,
ये रॉकेट है, बराबर है। यहाँ आग लगाई, भागा, इग्नाइट किया, भागा रॉकेट ऊपर। ना क्या स्टार्टिंग में फूट जाता है? नहीं, रॉकेट थोड़ा ऊपर जाता है फिर फूटता है। रॉकेट जो थोड़ा ऊपर जाता है तो फूटता है। When the rocket explodes, it was having a velocity in upward direction. Center of mass की velocity upward direction में। तो when the rocket explodes, the center of mass is in upward direction, moving upward direction. तो फिर जो fragments form होंगे वो किस तरफ जाएंगे? तो उसकी भी velocity upward ही रहेगी। इसलिए we find that as soon as the rocket explodes, the fragments or the shining particles move upward. यूं होता है। And फिर under gravity they come down. तो याद होगा शायद कि आपने ऐसा देखा हुआ है, बॉम्ब फूटता है, रॉकेट फूटता है तो यूं बनता है आतिशबाजी में, यूं पूरा डिजाइन बनता है। व्हाट इज दैट? द पार्टिकल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, कंटिन्यूइंग द वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास सेम, कीपिंग द वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास सेम, दे मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फ्रैगमेंट्स, एंड फिर अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी दे कम डाउन। यही तो रीजन है उसके पीछे। ये केस ऑफ मूविंग बॉम्ब हो गया। आप तो क्लियर ख्याल आ गया ना? तो ये सिचुएशन, इससे वो मस्त फुलझड़ी जैसा, वो क्या बोलते हैं, अनार जैसा डिजाइन आता है ऊपर। गॉट इट? तो ये हो गया रिगार्डिंग मूविंग बॉम्ब के केस में। यानी मूविंग बॉम्ब में अगर एक्सप्लोजन हुआ तो भी द पार्टिकल्स विल कंटिन्यू इन सच, मूव इन सच अ वे दैट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेंस सेम। क्लियर? ये हो गया केस ऑफ, सॉरी, लॉ ऑफ मोशन लिनियर मोमेंटम, केस ऑफ स्टेशनरी बॉम्ब एंड केस ऑफ मूविंग बॉम्ब। बराबर है? क्लियर? जस्ट गो थ्रू देम, वी हैव 2 more cases to be discussed. अब चलते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं 2 एग्जांपल में। एक तो डीके ऑफ रेडियम टू न्यूक्लियर, डीके ऑफ रेडियम ले लेते हैं। रेडियम का डीके, रेडियम डीकेज इनटू रेडॉन प्लस हीलियम। हीलियम इज अ वेरी लाइट पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस, यानी कि अल्फा पार्टिकल बोलते हैं इसको, 12th में आएगा डिटेल में। पर रेडियम डीकेज इनटू रेडॉन and in the process alpha particle is emitted. Now alpha particle is quite light as compared to radon. इसलिए सिचुएशन क्या होगा? अगर बिफोर डिकेइंग के प्रोसेस के जस्ट पहले if this radium is moving in a particular direction, तो आफ्टर डीके radium and helium, radon and helium will be formed. Radon will continue to move in the same direction as radium. क्यों? मोमेंटम है ना इसका ये डायरेक्शन में, तो वही डायरेक्शन में रेडॉन का मोमेंटम कंटिन्यू होगा। हीलियम बीइंग लाइट विल मूविंग लिटिल बिट ऑन दिस साइड, तो नेट क्या आएगा दोनों का? जो पहले था वही आएगा डायरेक्शन। तो रेडियम का जो डायरेक्शन वही रेडॉन कंटिन्यू कर रहा है, हीलियम का थोड़ा अलग डायरेक्शन होगा, पर नेट विल रिमेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडॉन व्हिच इज इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रेडियम। यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स द सेम। ओके, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट मोमेंटम अप्लाई किया। दूसरा केस हम लेते हैं डबल स्टार वाला। वैसे डबल स्टार वर्ड इन अप्रोप्रिएट नहीं है, हम लोग इसको बाइनरी स्टार के नाम से जानते हैं। बाइनरी स्टार मींस इट्स अ ग्रुप ऑफ बाइनरी स्टार्स, इज अ ग्रुप ऑफ 2 स्टार्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ 2 स्टार्स, सिस्टम ऑफ 2 स्टार्स नियर टू ईच अदर एंड मूविंग टुगेदर, 2 stars moving together, that's system of binary, that's called system called binary stars. Okay, यानी सपोज एक स्टार हुई, दूसरा स्टार 1 and 2। अब इनके बारे में देखो तो ये मूव करता रहता है यूनिवर्स में, तो इट्स डूइंग इट्स मोशन लाइक दिस, तो मूव तो करता ही रहेगा सेम स्पीड से। पर अगर इसके सेंट्रल मास के एस्पेक्ट में देखें तो इट इज रोटेटिंग, इट्स मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ आल्सो। यानी इनके सपोज ये दो बाइनरी स्टार्स हैं, बराबर ऊपर नीचे, ये उनका सेंट्रल मास है, तो सेंट्रल मास के एस्पेक्ट में तो गोल गोल घूमते रहते हैं। टेकिंग रेफरेंस फ्रेम एज अ सेंटर ऑफ मास, यानी आप बीच में ऑब्जर्वर तरीके सेंटर ऑफ मास पे खड़े रहें, and taking reference frame as a center of mass, you will find that both the stars are moving on a circular path around this center of mass. Further, अगर बाहर से देखें रेफरेंस फ्रेम से तो ये मूव कर रहा है आगे, तो साथ साथ में लीनियर मोशन भी होगा सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी भी है बीच में एंड परफॉर्मिंग लीनियर मोशन आल्सो। स्टार्स की बात करें तो दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड। तो बाहर अगर न्यूट्रल रेफरेंस फ्रेम से देखें बाहर से, तो यानी कि जैसे हम लोग अर्थ से देख रहे हैं, तो हमको क्या दिखेगा कि सेंटर ये सिस्टम पूरा यूं मूव कर रहा है, रोड सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, अनलीनियर मोशन भी कर रहा है, गोल घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है। दिस व्हाट वी ऑब्जर्व। क्लियर? तो ये टाइप का हमको देखने को मिलेगा। दोनों चीजें मैंने फिगर इसमें देना रह गया नोट्स के अंदर। प्लीज लुक इनटू फिगर नंबर 7.13 एंड 7.14।
फिगर नंबर 7.13 फिगर 7.14 will indicate this are indicating this process. ओके, तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पार्ट 1 चैप्टर का थियरी पोर्शन इज ओवर। इट्स थियरी पोर्शन इज ओवर। नेक्स्ट में हम लोग उसके लिए न्यूमेरिकल से लेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में।